નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝરોડ કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે ઝરોડ કાર્યક્રમમાં ચર્ચા વિચારણા કરવાની છે નીતિશ કુમારને લઈને, અને જે પ્રમાણે નીતિશ કુમારે રાજ્યસભા માટે જે ઉમેદવારી નોંધાવી અને તેની સાથે જે એક સ્ટેટમેન્ટ જે આપ્યું કે હવે જે પણ કોઈ નવી સરકાર હશે તેમાં મારો પૂરેપૂરો સહયોગ હશે. બિહારમાં અત્યાર સુધીની જે પરિસ્થિતિ જોવા મળતી હતી અને તેમાં પણ રાજનીતિક જે સમીકરણો જે જોવા મળતા હતા અને તેમાં પણ ક્યાંક એક જ સવાલ જોવા મળતો હતો કે હવે આ જંગલ રાજ પૂર્ણ થશે કે કેમ. ચલો, એ પણ પૂરું થઈ ગયું. નીતિશ કુમાર રાજ પણ હવે આવી ગયું અને તેની સાથે જ્યારે હવે નીતિશ કુમારનું શાસન તો આવ્યું છે, પણ હવે નવા સીએમ કોણ, તે પણ એક સૌથી મોટો સવાલ છે. તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા શરૂ કરીશું. ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે શૈલેન્દ્રસિંહ, કે જેઓ બિહારથી પત્રકાર છે, અમારી સાથે જોડાયા છે. સાથે સાથે પ્રશાંતભાઈ ગઢવી આપણી સાથે જોડી ગયા છે, કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે. જે आप बनने सौ पहला तो स्वागत है. शैलेंद्र जी, जिस तरीके से नीतीश जी ने आज राज्यसभा के लिए जो नामांकन भरा है और कहीं पे एक ही चर्चा देखने को मिल रही है कि बिहार में अब नीतीश युग जो है वो खत्म हो गया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? आज बिल्कुल, आज बिहार के सियासत के लिए एक बहुत विशेष बदलाव का दिन रहा है, जब नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के जगह अब राज्यसभा पटना टू दिल्ली के लिए चले हैं। और इस मौके पर जो पहले से पता भी होगा कि नीतीश कुमार के लिए अटकलें लगाई जा रही थी, और आज आखिरकार नीतीश कुमार जो है नॉमिनेशन कर करके, अमित शाह भी वहां पहुंचे और नॉमिनेशन करने के बाद ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हो रही है कि अब नीतीश के बाद जो है जदयू का क्या होगा, कौन सा नेता आगे लीड करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी क्या पहली बार जो है बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ये दो जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश पटना से तो दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन उनके बेटे निशांत जो हैं उनको डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना है। और जो फार्मूला तय हुआ है अंदर खाने से, जो बात आ रही है कि बीजेपी के सीएम होंगे और जदयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये अंदर खाने की बात है। अभी इसका निश्चित तय है, लेकिन ये निश्चित है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत जो हैं वो राजनीति में प्रवेश करेंगे और डिप्टी सीएम वो बन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर नीतीश कुमार दिल्ली का राजनीति करते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ जो है, जो वो जदयू और अपने पुत्र के साथ वो बिहार की जनता पर बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर बिहार में जो है नीतीश कुमार कोयरी और कुशवाहा, 2 जाति इसको लव कुश कहते हैं, उसके वो नेता थे। और उस वजह से उनका एक बहुत मजबूत वोट बैंक माना जाता है नीतीश कुमार का। तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ होगी कि क्या नीतीश कुमार के पुत्र उस वोट बैंक को सहेज पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे। और दूसरी तरफ वो बीजेपी के कौन जो है मुख्यमंत्री के दावे, नाम तो बहुत आ रहे हैं, जो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, नित्यानंद राय है, जनक राम है, कई ऐसे नाम आ रहे हैं रेस में। लेकिन बीजेपी हमेशा से चौंकाते रही है। मोदी जी और अमित शाह के जो फैसला होता है वो चौंकाते। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई संघ के जो हैं वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच जो है बिहार में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। और नीतीश कुमार के 25 साल का शासनकाल जो है, अब वो पटना से वो दिल्ली की तरफ कुछ किए हैं, राज्यसभा जाएंगे, वहां से राजनीति करेंगे। और यहाँ पर जो है अब एक नया समीकरण बनता दिख रहा है जी। मगर शैलेंद्र जी, जिस तरीके से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सबको यही लग रहा था कि नहीं, नीतीश जी अभी सीएम है और सीएम ही रहेंगे, मगर अचानक ही क्यों उनको राज्यसभा में प्रमोट किया, इसके बारे में भी आप क्या कहोगे? देखिए, यहाँ पर चूंकि आप पहले भी आप इंट्रोड्यूस किए, अभी जो पैनल का है उसमें आपने बताया कि जो है अमित शाह आए थे, बोले कि नीतीश कुमार का कार्यकाल जो है वो गोल्डन मनी स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा। लेकिन वही जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका कहना है कि इसकी परिपाटी पहले से लिख दी गई थी और नीतीश कुमार को जो है मुख्यमंत्री पद से हटाना था। और एक साजिश के तहत, एक दबाव के वजह से जो है नीतीश कुमार को यहाँ से मुख्यमंत्री से हटाकर और राज्यसभा भेजा गया है। और देखिए, इसमें जदयू के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें बड़ा आक्रोश है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर, बड़ा आक्रोश है। और आज
जदयू का जो दफ्तर है उसमें जमकर तोड़ फोड़ हुआ है, और जो कई वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, उसके खिलाफ भी जो है जो कार्यकर्ता है वो मोर्चाबंदी कर दिए हैं, और जबरदस्त विरोध में नारेबाजी की। कई नेताओं को जो है गाड़ियों पे हमला किया गया, वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे, तो कई जदयू के एमएलए हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को जो है कार्यकर्ता खदेड़ दिए, और कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, और महिलाओं में निराशा है कि नीतीश कुमार जो है वो अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, और वो कतई नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार का राजनीति छोड़े, वो मुख्यमंत्री पद से हटे। लेकिन ये जो एक बड़ा सियासी बदलाव है, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। कुछ लोग इसको सही करा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है लगातार ये बीजेपी पर हमला कर रही है, और करी कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती और एक साजिश के तहत जो है इस तरीके का फैसला लेने पर मजबूर किया गया है। जी प्रशांत भाई, નીતિશ યુગનો હવે અંત આવ્યો બિહારમાં એમ કહી શકાય છે, અને હવે ક્યાંક ચર્ચાઓ પણ એવી છે કે હવે નવા સીએમ કોણ, નવી સરકાર અત્યારે હાલ તો બનશે, એ કેવી રીતે અત્યારે હાલ તો કાર્ય કરશે, જંગલરાજને બધાની બાબત જે જોવા મળતી હતી બધા પર પૂર્ણવિરામ આવી ગયો, અને આખરે નીતિશ કુમાર કે જેમનો એમ કહેવાય ને કે બિહારમાં એક યુગ હતો અને એ હવે પૂર્ણ થઈ ગયો છે. કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો તેને? પહેલા તો એટલે મુખ્યમંત્રી તરીકે હવે કાર્યરત આગળ ન રહેવાના, રાજ્યસભામાં જવાનું ફાઇનલ છે, તો ડેફિનેટલી એક નીતિશ યુગનો અંત કહી શકાય. એટલે નીતિશ કુમારનો કાર્યકાળનો અંત છે. યુગ ચાલુ રહેશે, પૂરો થશે, એ એમની જગ્યાએ એમનો સ્ટેમ્પિંગ આવે છે, કોણ આવે છે એની ઉપર બહુ બધો મદાર ને આધાર રાખે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે દિવસે નીતિશ કુમાર સાથે ગઠબંધનમાં આગળ વધ્યા હતા આ વખતે 2025ની ચૂંટણીમાં, ત્યારે નક્કી હતું કે ભાઈ નીતિશ કુમારની આગેવાનીમાં ચૂંટણી લડાઈ રહી છે અને એ જ મુખ્યમંત્રી રહેશે. ત્યારે બહુ જ અસમંજસ હતી. એક કે નીતિશ કુમારની ઇમેજને લઈ અને એવું લાગતું હતું કે આ વખતે બહુ સારું પરફોર્મ નહીં કરી શકે, તો જો એ ન કરે અને ભારતીય, આપણે તમને યાદ હોય યજ્ઞ અને શૈલેન્દ્રજી, आप गुजराती समझ सकते हो सर? नहीं, लेकिन बोलने के एक्सप्रेशन से समझ जाएंगे. ओके. जी. जब बिहार का चुनाव अनाउंस हुआ था उस दिन भी हम ऐसा बोल रहे थे कि ये महाराष्ट्र रिटर्न होने जा रहा है. जिस तरीके से शिंदे जी को दरकिनार किया गया और फडणवीस जी सीएम बन गए, उसी तरह इलेक्शन के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर जेडीयू की सीट इतनी कम आती है कि बीजेपी के ही सीट के नंबर्स के हिसाब से पूर्ण बहुमत रहता है तो बीजेपी अपना सीएम बनाएगी. लेकिन जेडीयू का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और जिस तरीके से रिजल्ट आया तो नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़े. तब ही फॉर्मूला तय हो चुका था एक्चुअली बिफोर इलेक्शन कि कैसे इसको आगे ले जाया जाए. और आज नहीं तो कल बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं बिहार में कि अपने हाथ में ये स्टेट आना चाहिए. तो लेकिन इन सबके बीच 2 दिन से इतनी सारी जो अटकलें चल रही है, सबके बीच हम एक नाम भूल रहे हैं, एलजेपी चिराग पासवान. वो 19 सीट लेकर आए हुए हैं, उनके पास सिर्फ मंत्रालय है, न तो डेप्यूटी सीएम उनका है. तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फॉर्मूला ऐसा सेट हो जाए कि बीजेपी के सीएम बने और 2 डिप्टी सीएम में एक जेडीयू और एक एलजेपी का भी बने, तो कहीं ना कहीं या तो पता नहीं क्या मोदी जी ने किसके साथ या अमित शाह ने किसके साथ क्या एडजस्टमेंट किया होगा. नीतीश युग का अंत मतलब जो बीजेपी विपक्ष के ऊपर जो हमला बोल रही है जातिवाद और वंशवाद, तो अगर आप नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना रहे हो तो ये क्या हुआ? नेपोटिज्म तो हुआ. वो नेपोटिज्म का भी चक्कर काटने के मुझे लग रहा है कहीं ओवरकम करने के लिए कोई नया फॉर्मूला लेके शायद बीजेपी आ सकती है. पर इस बार एटलीस्ट इतना तो तय है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं. वो हो सकते हैं उनके जो डिप्टी सीएम अभी है उनको ही सीएम बना ले, क्योंकि 2 डेप्यूटी सीएम अगर नए बनाने हैं तो किसी और पार्टी से ही आएंगे अगर बीजेपी नहीं होंगे. जी प्रशांतભાઈ કહ્યું ને એક બાબત આમાં એ પણ જે ચર્ચાનો વિષય બની છે કે જે પ્રમાણે નાના ભાઈથી મોટા ભાઈ સુધીની સફર મહારાષ્ટ્રમાં જે જોવા મળી કે જે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ ડેપ્યુટી સીએમ હતા, હવે સીએમ બની ગયા. કેમ કે ભાજપનો ચહેરો છે, ભાજપ બહુમતીમાં છે. અહીંયા પણ ક્યાંક એ જ ચર્ચા અત્યારે જોવા મળી રહી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી એમનો પોતાનો ફેસ એ લાવી શકે છે. ક્યાંક ચર્ચા જે એમ કહેવાય ને કે એક એ પણ હતી કે ના લાવે તો લાવે કોને, તો હવે એમ કહેવાય ને કે દરેક ચર્ચાનો ક્યાંક અંત તો આવી ગયો છે, પણ એક વસ્તુ ફાઇનલ છે કે ના આવશે તો ભાજપના જ અત્યારે તો કોઈ સીએમ આવશે. પ્રશાંતભાઈ શું લાગે છે આપને?
લાગે છે કે ભાજપના સીએમ એટલા માટે આવે, તમે સમજો નીતિશ કુમાર એ પલટુ રામ છે, એમનું જો સંખ્યાબળ મજબૂત હોય તો એમને એમના પાર્ટીના સીએમ પોતે હવે તો રાજ્યસભામાં જાય છે, એનડીએ માંથી થાય છે, આ મિનિસ્ટર પણ બહુ જલ્દી બની જાય છે નીતિશ કુમાર ઉપર, એટલે બીજું કઈ હવે કરી શકાય એવું નથી. પ્લસ નંબર્સ આધારિત સામે વિપક્ષનો નંબર એટલો બધો નબળો છે કે બીજી કોઈ આશંકા વ્યક્ત ના કરી શકાય. એટલે અત્યારે બધી રીતે માહોલ એવો બને છે કે ભાજપ એમના મુખ્યમંત્રી બનાવશે અને મને લાગે છે કે ભાજપની એમ કહેવાય ને પ્રશાંત સ્ટ્રેટેજી છે કે જે મહારાષ્ટ્રમાં થયું, ઓડિશામાં પણ આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હતી ને, ઓડિશામાં પણ ક્યાંક ગઠબંધન થયું ને પછી અત્યારે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને ક્યાંક અત્યારે એમ કહેવાય ને કે નંબર 1 પર લાવીને પણ મૂકી દીધું. એટલે આ પ્રકારની ક્યાંક સ્ટ્રેટેજી છે. આ જ પેટર્ન ને આ જ ટ્રેન્ડ થી આગળ વધ્યું છે. મહારાષ્ટ્રમાં આ થયું, બિહારમાં પણ એ જ રીતે, કારણ કે એમના પણ નંબર ઇક્વલ છે, એમની 89 આમની 85, એટલે બેવની સીટ તમે જુઓ તો બહુ ઇક્વલ છે અને બીજું કોઈ દબાણ હવે નંબર શું રહેતું નથી. એટલે જ્યારે નીતિશ કુમારને મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા ત્યારે એમને ખબર તો હતી કે 6 મહિનામાં રાજ્યસભાનું ચૂંટણી આવે છે, રાજ્યસભાના મેમ્બર્સમાં આવવાનું છે કોઈને, બિહારથી જેડીયુની 2 સીટ છે, એટલે આમ ટોટલ 4, પણ એમાંથી 2 સીટનું અત્યારે એક્સટેન્શન, એટલે 2 સીટ નો કાર્યકાળ પૂરો થઈ રહ્યો છે. ભાજપે 4 જાહેર કર્યા, નીતિન નવીન રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવ્યા, એટલે આપણને એક અંદાજો ત્યારથી આવી ગયો હતો કે એમને પણ રાજ્યસભા મારફતે અહીંયા લાવવામાં આવશે. એ જ રીતે નીતિશ કુમારને રાજ્યસભામાં લાવવા અહીંયા હવે મંત્રી બનાવશે, કારણ કે લલ્લનસિંહ છે જ ઓલરેડી, તો કદાચ બની શકે કે કારણ કે મુખ્યમંત્રી ત્યાં બદલાય એટલે આખું મંત્રીમંડળ બદલવું પડે. એ જ રીતે અહીંયા એમને રાજ્યસભામાં લઈ મંત્રાલય આપે એટલે લલ્લનસિંહને પણ કદાચ મંત્રીમંડળમાંથી બહાર કાઢશે જેડીયુના કોટા પ્રમાણે જો નીતિશ કુમારને બનાવે. બહુ બધી ચહલપહલ છે, પણ યસ, ભાજપ નંબર 1 એટલે કે હીરો મોટા ભાઈની ભૂમિકામાં હવે બિહારમાં લગભગ એન્ટ્રી કરી રહ્યું છે. ઘણા વર્ષો પછી भारतीय जनता पार्टी ना मुख्यमंत्री बिहार ने મળવા જઈ રહ્યા છે. शैलेंद्र जी, जिस तरीके से अगर हम अभी की बात करें तो कहीं पे नीतीश कुमार तो अभी राज्यसभा में जाने वाले हैं, मगर बेगूसराय, नालंदा समेत कई ऐसे भी जिले हैं कि जहाँ पे नीतीश के राज्यसभा जाने का विरोध भी हो रहा है. और जिस तरीके से अगर हम अभी की बात करें तो जो कुशवाहा जी सबको समझाने के लिए भी गए हैं, तो ये विरोध क्यों? देखिए, वो चाहते नहीं है, उनके कार्यकर्ता है जो नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं और जो लंबे समय से जदयू के साथ जो कदम से कदम लगाकर चले हैं, जो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, उन लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार का यह फैसला उनका नहीं है, वो एक दबाव में इस फैसले को लिए हैं और ये दबाव की राजनीति हुई है. नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से दबाव बना गया, इस वजह से वो इस तरीके का फैसला लिया. और उसके लिए जदयू के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो जदयू को ही कई वरिष्ठ नेता जैसे ललन सिंह, संजय झा, तमाम लोगों को जो है जिम्मेवार मानते हैं और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी आज सुबह में मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो लोग कर रहे थे. तो इस तरीके से जो नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, उनको ये नाकाफी गुजर रहा है, वो कितना ही नहीं पसंद कर रहे हैं. और खासकर बिहार की जो गांव ग्राम की महिला, चाहे शहर की जो महिलाएं, वो भी काफी निराश है कि नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति छोड़ के और वो दिल्ली जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए उनके समर्थक जो है काफी परेशान है और समर्थक को उनका यह फैसला पसंद नहीं आया है और इसलिए जमकर विरोध कर रहे हैं. और वो तमाम वैसे लोगों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं. आज उनको, उन कार्यकर्ताओं को लगता है कि नीतीश कुमार के लिए वो लोग जो है इस तरीके का दबाव बनाए कि नीतीश कुमार को जाना पड़ा है. दूसरी तरफ विपक्ष जो है इसमें लगातार जो है वो बीजेपी पर हमला कर रही है और विपक्ष का कहना है कि जो नीतीश कुमार ये फैसला लिए है इसकी परिकथा जो है बहुत पहले चुनाव के वक्त लिख रहा था. अभी आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र का जिक्र किया, शिंदे का जिक्र किया, फर्नांडिस का जिक्र किया, वही जो है विपक्ष भी उसको दूसरे शब्दों में बोले कि नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया है, इनको मुख्यमंत्री से हटाने की जो है साजिश जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था और आज आखिरकार बीजेपी उसमें सफल हो गई है और नीतीश कुमार को जो है मुख्यमंत्री से हटा दिया गया है. एक बात तो वो हुई. कुछ लोगों का, कुछ जो पॉलिटिकल जानकार हैं, जो राजनीतिक जानकार है, उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो है एक माहिर राजनीतिक है, उम्र बढ़ गया है, थोड़ा स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है, लेकिन उनका जो राजनीति करने का तरीका है वो भी अलग है. और उनका कहना है कि अपने पुत्र को, अगर उनके पुत्र डिप्टी सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वर्चस्व रहेगा बिहार की राजनीति में. और यही वजह है कि निशांत कुमार को
उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बनाने की भी चल रही है और डिप्टी सीएम भी बनाने की। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, अगर ऐसा होता है तो फिर नीतीश कुमार का परिवारवाद वाला जो वादा था, चाहे वो जो बोलते थे, उस पे जो फिर आएगा। लेकिन मेरे समझ से हमको नहीं लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी, किसी का स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। जो सम्राट चौधरी कल मुरेठा बांधे हुए थे नीतीश कुमार को हटाने के लिए, वही अयोध्या में मुरेठा को जाके हटा दिए, बाल कटवा लिए और नीतीश के पीछे पीछे घूम के उनके राजनीति सीखने लगे और डिप्टी सीएम बने और आज जो है सीएम के रेस में चल रहे हैं। तो राजनीति में कहना कुछ भी सही नहीं होगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा बात यह है कि बीजेपी के कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर जो है लोगों को भी जिज्ञासा है और जितने भी मीडिया है, चाहे पॉलिटिशियन है, उस सब लोगों को कहा कि बीजेपी के बहुत सारे एमएलए से हमने मंत्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसके बारे में उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। उन लोगों ने बोला कि अभी उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है। और जानते हैं, जब भी कभी जिसका नाम सबसे ऊपर रेस में आता है, वो कभी देखेंगे कि नाम ऊपर रेस में आ रहा है और वो हट गया। कोई नया नाम बीजेपी लेके, मोदी और अमित शाह जो हैं वो नया नाम लेके नया एक चौंकाने वाला करते हैं। तो हो सकता है कि कोई संघ का जो है नेता हो, उसको सीएम बना दिया जाए। तो ये एक जो है बिहार की सियासत के लिए इंतजार होगा कि आखिर कमान बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आखिर में कमान कौन किसके हाथ होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये जानने वाली बात है। और दूसरी तरफ जो समीकरण सेट हुआ उसमें जदयू के 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है। अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी बोले कि रामविलास पासवान का जो पार्टी है, चिराग पासवान का, उनका 19 एमएलए है। जाहिर सी बात है, वो चिराग पासवान भी डिप्टी सीएम की मांग पहले भी किए कर रहे थे, चुनाव के बाद जो है विधानसभा चुनाव हुआ था। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि अगर वो बोलते हैं कि हम समर्थन करेंगे डिप्टी सीएम के लिए, तो ये एक बड़ा मतलब उलझन वाली बात हो जाएगी कि यहाँ 2 डिप्टी सीएम उधर से, एक इधर से, उधर सीएम से, उधर बीजेपी से जो डिप्टी सीएम 2 है, उसमें अगर एक सीएम बनता है बीजेपी का तो डिप्टी सीएम हटता है। तो ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। कई राजनीतिक उलटफेर, कई चौंकाने वाले नाम आने वाले हैं बिहार के सियासत में। और नीतीश कुमार जो है पटना से दिल्ली तो चले गए, लेकिन अब उनके जदयू पार्टी में ही कार्यकर्ता और नेताओं में काफी नाराजगी है। आज उनसे अशोक चौधरी जो उनको खास हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो रोने से सिवा कुछ नहीं बोल सके, इमोशनल थे। इस तरह कई एमएलए और कार्यकर्ता जो है काफी निराश हैं, दुखी हैं नीतीश कुमार के जाने से। और उनको ये नागवार गुजर रहा है कि नीतीश कुमार का ये खुद का फैसला है, ये उन लोगों का कहना है कि ये फैसला दबाव में लिया गया। जी जी प्रशांत भैया, आपने कई कहूं છે? जी दूसरा ये भी है कि जेडीयू को ऐसा लग रहा है, जेडीयू के कार्यकर को, कि अगर बीजेपी हाईजैक कर लेगी पूरी बिहार सरकार को और जेडीयू को भी, तो हम यहाँ निराधार हो जाएंगे, माँ बाप के बिना हो जाएंगे। जो बेटा माँ बाप के बिना मतलब घूमने लगेगा और हमारी हालत न रहेगी घाट की। इसीलिए अगर नीतीश कुमार जब तक है तब तक ही, क्योंकि उनके बेटे के पास भी उतना पावर या मेच्योरिटी नहीं है, पॉलिटिकल मेच्योरिटी, कि वो पूरी सत्ता संभाल पाए और बीजेपी को कंट्रोल कर पाए, जो अभी बहुत ही बखूबी नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन आपने जो बताया उसमें एक फॉर्मूला जो है कि भी सीएम बीजेपी का आता है तो जेडीयू एलजेपी के एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो लेकिन सम्राट चौधरी, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट है, उसको ही अपग्रेड करे, प्रमोट करे, ऐसी मैं कहीं ना कहीं दूर दूर तक नहीं सोच रहा हूं कि उसको सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट करे। तो आपने ठीक बोला, संघ के ही कोई कार्यकर को अगर सीएम बनाते हैं तो इनको पता नहीं क्या होगा सम्राट चौधरी का भी आगे। लेकिन देखो, वेट एंड वॉच, अभी दिल्ली थोड़ा दूर है। लेकिन एक सवाल આપણે ભાજપની વાત કરી, એલજેપીની વાત કરી, જેડીયુની પણ વાત કરી। પ્રશાંતભાઈ, ક્યાંક એવું બની શકે છે કે ના જો ભાજપમાં તો હોય પણ આરએસએસનો કોઈક ચહેરો હોય તો એમને પણ ક્યાંક સીએમ બનાવી શકે છે તેમ? ચૂંટણી હમણાં જ ગઈ છે, એટલે જે આવશે એક્ઝિસ્ટિંગ સિટિંગ એમએલએ માંથી જ સીએમ બનશે। બહારથી નવો લાવવાનું રિસ્ક બીજી કોઈ રીતે પણ ન લાવે।
આજે નીતિશ કુમાર એટલે ત્યાં તો એમએલસી ની પણ પેટર્ન છે, એટલે કદાચ એ બિહારમાં વસ્તુ પોસિબિલિટી છે, આપની વાત સાચી છે, પણ વિધાયક દળના નેતા તરીકે આમાંથી લાવે, જેમ નીતિશ કુમાર 20 વર્ષ ચૂંટણી લડ્યા વગર મુખ્યમંત્રી રહ્યા, એટલે ચૂંટણી લડ્યા જ નથી ક્યારેય, એમ આમાં પણ એ ચાન્સીસ ને શક્યતા છે કે બહારથી કોઈ સંઘમાંથી લાવે. દર વખતે આપણે 2-4 નામ સાંભળ્યા હતા કે અહીંથી આને બિહારથી મોકલશે, આમ કરશે, તેમ કરશે. હવે સંઘમાંથી નામ આવું મને અત્યારે થોડું ડિફિકલ્ટ એટલે લાગે છે કે બિહારનું જાતિવાદનું રાજકારણ બહુ અલગ છે, એટલે ત્યાં બીજેપી કે સંઘ ધારે એવું નહીં થઈ શકે. ત્યાં કોઈ સ્થાનિક ચહેરો જોઈશે, એવો ચહેરો જોઈશે કે જે ત્યાંના સમાજમાંથી આવતો હોય, કાયસ્થ સમાજમાંથી, કુર્મી સમાજમાંથી, યાદવ સમાજમાંથી, આવા બધા સામાજિક સમીકરણો ત્યાં બહુ મોટા છે, અને ત્યાં સંઘના સમીકરણ બહુ જ ઓછા કામ કરશે. બિલકુલ. તો હવે જોવાનું એ રહ્યું કે આ નીતિશ યુગનો તો હવે અંત આવી ગયો છે અને તેની સાથે હવે આગામી સમયમાં હવે કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળશે. પણ એક બાબત હજુ પણ યથાવત છે કે ના ભારતીય જનતા પાર્ટી, જેડીયુ કે પછી એલજેપી, હવે સીએમ કોણ બનશે તેને લઈને હજુ સવાલ યથાવત છે. પ્રશાંતભાઈ, શૈલેન્દ્રજી, આ બંનેનો આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે. થેન્ક યુ સો મચ. તો દર્શક મિત્રો, આજના વિશેષ કાર્યક્રમ મને આપશે. નમસ્કાર.